हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इन दो टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपने इन दोनों टॉपिक्स को अभी तक नहीं समझा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वाली वीडियो, दोनों वीडियोस के लिंक दूंगा। आप पहले उनको जाकर देखिए, क्योंकि हम जो चैप्टर कर रहे हैं उस चैप्टर में अगर आप सीरियल ऑर्डर में चीजों को समझेंगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान रहने वाला है। तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को करने के बाद आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। सबसे पहले आप सोचेंगे कि ओम्स लॉ जो है ये ऐसा, इसका नाम क्यों है, ये OHM वर्ड है क्या? तो ओम्स लॉ, ओम का नियम, ये ओम्स लॉ इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये जो है एक फिजिसिस्ट जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम, इनके नाम पर ये लॉ रखा गया है, इसीलिए इसका नाम है ओम्स लॉ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ओम्स लॉ है क्या। तो ओम्स लॉ को समझने के लिए एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं मैं आपके लिए। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, चलिए कंडक्टर रहने दीजिए। अभी कंडक्टर क्या होता है वो आप मान लेते हैं कि नहीं जानते। मैंने क्या किया, एक वायर लगा दिया यहां पर, ये इस तरह से, और इस वायर को कनेक्ट कर दिया, यहां पर हमने लगा दिया एमीटर से, और इसको हमने अपने सेल, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी, अभी तो फिलहाल आपको एक ही सेल दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्मिनल होता है प्लस और ये होता है माइनस, और ये क्या था हमारा एमीटर, तो मैं इसको ए लिख रहा हूं। इधर से प्लस टर्मिनल है तो यहां पे प्लस आएगा और यहां पे माइनस। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, यहां पे वोल्टमीटर लगा दिया, ये रहा वोल्टमीटर, प्लस और ये माइनस। एमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, ये सब इससे पहले वाले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं, वहां जाकर आप पहले एमीटर और वोल्टमीटर दोनों के बारे में अच्छे से जरूर जान लें। तो हमने क्या किया, अपने सर्किट में एक वायर ली थी, और इस वायर पे क्या किया हमने, पैरेलल में, वोल्टमीटर हमेशा कैसे लगाया जाता है, पैरेलल में, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये वोल्टमीटर लगा दिया और ये क्या लगा दिया मैंने, एमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या किया, जैसे ही हमने अपना स्विच, स्विच नहीं लगाया मैंने, चलिए स्विच भी लगा देते हैं यहां पर। तो ये प्लग की या स्विच अभी ऑफ है, इसको ऑन करने का सिंबल ये रहा, देखिए। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इस सर्किट में करंट चलेगा। ठीक है, करंट कितना होगा वो कौन बताएगा हमें, एमीटर बताएगा। और ये जो वायर लगाई है मैंने, इस वायर के दो एंड्स पे, एंड ए और एंड बी, ये दो एंड हो गए इसके। तो वायर के एंड ए और एंड बी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन बताएगा हमें, ये वोल्टमीटर। तो मैंने क्या किया, एक साइड में इनकी रीडिंग्स को नोट करेंगे हम। मान लेते हैं पहले जो हमारा सेल था वो था 2 वोल्ट का, तो उसने पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोवाइड किया, ए और बी के इन दोनों एंड्स के को पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलता है, 2 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग मैंने लिख दी यहां पे 2 वोल्ट, और एम मीटर की रीडिंग थी, मान लेते हैं 1 एम्पियर,
ये सब वैल्यूज मैं एज्यूम कर रहा हूं, मान रहा हूं। अब क्या किया मैंने, एक और सेल लगा दिया यहां पे इस तरह से। एक और सेल लगाने के बाद फिर से मैंने वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट किया, तो इस बार मुझे रीडिंग क्या दिखाई देती है, 4 वोल्ट, और करंट क्या दिखाई देता है, 2 एम्पियर। दिखाई मतलब कहां देगा, एमीटर की रीडिंग में, ठीक है। इसके बाद क्या किया मैंने, देखिए इसके बाद मैंने फिर से एक और सेल लगा दिया ऐसे, और फिर से मैंने वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट किया। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करने के बाद मैं क्या देखता हूं कि इस बार रीडिंग आती है 6 वोल्ट, और यहां पर करंट की रीडिंग आती है 3 वोल्ट। और मैंने एक बात का ध्यान रखा है कि जो ये वायर है हमारी ए बी, इसका टेम्परेचर चेंज ना हो पाए, ठीक है। तो अब आप ध्यान से इन रीडिंग्स को देखिए और मुझे बताइए कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपको क्या इसमें सिमिलैरिटी या कुछ देखने को मिलता है, कोई रिलेशन ऐसा। तो जरा आप ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखने के बाद आपको मिलेगा कि जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है और ये हमारा करंट, इनमें रिलेशन चेक कीजिए, 2/1, 4/2 और 6/3। इसकी अगर हम कटिंग करते हैं तो ये 1/2 बनेगा और ये भी 1/2 बनेगा। तो सभी क्या बन गए, 2/1, 2/1, 2/1, 2/1। तो आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपस में प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल क्या होता है ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको सारी चीजें फिर से समझा दूंगा। तो हमने एक चीज नोटिस की कि बार बार 2/1, 2/1 और 2/1 रेशो क्या आ रही है, सेम आ रही है, 2:1, 2:1, 2:1, ठीक है। चलिए अब इसी चीज को दूसरी तरह से समझते हैं। दूसरी तरह से कैसे, हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है, पूरा एग्जैक्ट उतना ही। जैसे मैंने यहां पे डबल किया पोटेंशियल डिफरेंस, 2 का 4 किया, करंट भी 1 का 2 डबल हो गया ना। और मैंने क्या किया, 4 से 6 कर दिया। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में 2-2 बढ़ा रहा हूं तो करंट भी कितना कितना बढ़ रहा है, 1-1 बढ़ रहा है। तो इस बात को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि अगर मैं इसको 8 वोल्ट कर दूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग अगर 8 वोल्ट आएगी तो करंट की रीडिंग कितनी आएगी, 4, सॉरी यहां पे एंपियर आएगा, 4 एंपियर आएगा। तो ओम्स ने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपना नियम बना दिया। और उनका नियम ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर के 2 एंड्स जो हैं उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट की। या ये भी कह सकते हैं जो हमारा कंडक्टर है उसमें जो करंट जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट इट्स बोथ एंड्स। तो प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, देखिए कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा, ये है प्रोपोर्शनल का मतलब। और ये आप समझ चुके हैं कि अगर मैं ए और बी ये जो 2 एंड है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता हूं तो करंट भी बढ़ता है, ठीक है ना। चलिए अब इस ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं।
तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखिए, इट स्टेट्स दैट, देखिए कुछ भी याद नहीं करना, आपने चीजों को समझना है। तो ये कहता है कि करंट, इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू एनी वायर, या कंडक्टर भी लगा सकते हैं आप, चलिए कंडक्टर लगा देते हैं। It states that current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference तो ये नियम ये कहता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि करंट बढ़ता रहेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कहां लगाते हैं हम, हमेशा दो एंड्स के बीच में ना, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट टू एंड्स ऑफ कंडक्टर और एक बात ध्यान रखनी है, टेम्परेचर रिमेनिंग सेम। आप इस चीज को भूल जाते हो जब भी डेफिनेशन लिखते हो या किसी को समझाते हो या समझते हो, तो आप टेम्परेचर वाली लाइन नहीं लिखते कि टेम्परेचर रिमेनिंग सेम, कि टेम्परेचर को भी हमें सेम रखना है तो ही ये नियम काम करेगा। आगे बात समझ में, कोई नियम बड़ा नहीं है, कोई रट्टा नहीं मारना है, सीधी सी बात है। करंट बढ़ेगा, इस वायर में करंट ज्यादा कब होगा, जब ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस सही से समझ में आ चुका है तो आप इस लॉ को भी समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस वाली वीडियो को जरूर देखिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आपको आता है तो ये नियम बिल्कुल ही सिंपल या जनरल लगेगा कि हाँ यार ये तो सही है, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसी रूल को हम कैसे लिखेंगे, तो हमने क्या देखा कि V पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये दिख रहा है आपको साइन, ये कुछ नहीं है, इसको बस ऐसे बनाना है, अल्फा बोलते हैं इसको, जैसे जैसे आप, तो ये किसका सिंबल है, प्रोपोर्शनल का। तो जो हमने बातें इंग्लिश में लिखी उसको यहाँ पे छोटा सा समरी बना के लिख दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है यहां तक। अब जब भी आपको इस प्रोपोर्शनल को हटाना है, प्रोपोर्शनल क्यों हटाना है, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला भी तो बनाना है, तो जब भी प्रोपोर्शनल को हटाना होता है तो इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा, और जब भी आप प्रोपोर्शनल हटाते हैं उसकी जगह पे इज इक्वल टू लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है आपको, बाकी ये आई ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ओम ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेस पे अपना रूल बना दिया, उस रूल के बेस पे हमने इसको ऐसे यहां पे लिखा, और हम चाहते हैं कि हमें एक फॉर्मूला मिल जाए ताकि हम अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो हम फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं कि इस प्रोपोर्शनल की जगह इज इक्वल टू लगाते हैं, और जब इज इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और इस कांस्टेंट का नाम क्या है, इस कांस्टेंट का नाम है आर, आर फॉर रेजिस्टेंस। ये आपके लिए एक नई चीज आई है, रेजिस्टेंस, रेजिस्ट, रेजिस्टेंस। अब इस नई चीज की बात करते हैं क्या होती है। तो इसका आंसर इसके नाम में ही छुपा है, देखिए
साइंस में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं, कोई नाम पढ़ते हैं, तो तुक्के से नहीं इसका नाम रखा गया होता है, कुछ सोच समझ कर रखा गया होता है। तो रेजिस्टेंस हमारे लिए एक नई चीज है जिसको हम आर से लिखते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्ट मींस रोकना। तो हमें पता है करंट क्या होता है, जिसको मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूं कि जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो ये एक वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। देखने को तो नहीं मिलता, फील करने को मिलता है। आप टच करके फील कर सकते हैं अगर आपको फील करना है तो इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, अब जरूरी तो है नहीं कि ये वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? एटम्स से। तो इसमें क्या है? एटम्स भी हैं। मैं ये जो गोल गोल बना रहा हूं ये क्या है? एटम्स है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो जो एटम्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस यानी कि प्लस चीज भी है, प्लस नाम की चीज भी है ना, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर चार्ज क्या होता है? प्लस। तो ये प्लस भी है। तो खुद ही सोचिए आप, जब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो ये प्लस लोग इसको जाने तो देंगे नहीं, अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो करंट क्यों था? इलेक्ट्रॉन्स के चलने की वजह से। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं प्लस वाले जाने नहीं देते आप। तो प्लस वाले क्या करते हैं? इसको रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को चलने से। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? समझ गए होंगे कि आपकी इलेक्ट्रॉन को चलने से रोकना, उसी को क्या बोलेंगे? रेजिस्ट या रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट the flow of electrons. तो रेजिस्टेंस आप समझ गए होंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, कि हर एक मटेरियल में थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो होगी होगी। क्यों होगी भाई? इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे? एटम्स से ही आएंगे। वो अलग बात है कि किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और किसी की कम होगी। तो रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है यहां तक? चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। तो V इज इक्वल टू आर आई, या इसको आप इस तरह से लिखिएगा तो याद रहेगा, वीर, VIR। तो फॉर्मूला कभी भी नहीं भूलेंगे आप। चलिए एक और बात करते हैं हम। जैसा कि हमने देखा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, या I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। अगर इसका ग्राफ बनाए हम यहां पर, इधर हमारा I चल रहा है और इधर हमारा V चल रहा है। तो जब V 2 वोल्ट था तो करंट 1 वोल्ट था, ये पॉइंट आ गया। जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट था तो करंट हमारा 2 एंपियर था। तो नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया। उसके बाद जब मैंने इसको 6 किया, 6 वोल्ट किया, तो ये 3 एंपियर आ गया। अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो इस तरह से लाइन बनेगी। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और इसको ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम बनाए, ग्राफ बनाए, तो इस तरह से ग्राफ बनता है। ठीक है, और एक बात ये भी ध्यान रखनी है, अगर मैं इस चीज को नीचे शिफ्ट कर दूं, V अपॉन I इज इक्वल टू R, यानी कि V अपॉन I इज इक्वल टू R, V को I से डिवाइड करने पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगी। यानी कि V को अगर हम I से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? R की वैल्यू मिलेगी। और ग्राफ में अगर आप देखें, V को I से डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? R। तो इस ग्राफ में आपको R कहां दिखाई देगा? जो ये लाइन जा रही है ना, इस लाइन का नाम रख दिया मैंने, मान लेते हैं AB। तो इस लाइन का नाम क्या है? AB।
तो स्लोप ऑफ ए बी रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप वर्ड तो आपने सुना ही होगा। स्लोप वर्ड का मतलब होता है चढ़ाई। तो ये इसका स्लोप है, ये इसकी चढ़ाई है। तो ये जो चढ़ाई है, स्लोप है ना, वो क्या बताती है? आर के बारे में। अगर इसकी चढ़ाई ज्यादा कर दी जाए, जैसे एक और लाइन बनाई मैंने, ये सी डी, एक और वायर है हमारे पास जिसका नाम क्या है? सी डी। या वायर यहां नहीं लगाई है मैंने, वायर जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, सर्किट डायग्राम, उसमें जो वायर मैंने ए बी लगाई थी, अब उसकी जगह पे क्या लगा दी है? सी डी। और एक और वायर लगा दी है जिसका नाम है ई एफ। ठीक है, तो हमारे पास 3 वायर हो गई। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो ये ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ में जो ये लाइन होगी, इनके जो स्लोप होंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? वो रिप्रेजेंट करेंगे रेजिस्टेंस को। तो इसकी चढ़ाई सबसे ज्यादा है सीडी की, इसका मतलब सीडी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। उसके बाद ए बी बीच में पड़ रहा है तो इसका रेजिस्टेंस ठीक ठाक है। और जो हमारा ई एफ है, ई एफ की बात करें तो इसका स्लोप, इसकी चढ़ाई सबसे कम है, तो इसका रेजिस्टेंस भी सबसे कम है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं तो पहले आ जाएगा सी डी, उसके बाद ए बी और उसके बाद ई एफ। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस है। तो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये बात की हमने V अपॉन आई इज इक्वल टू आर की, और इसको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिखना है उसकी भी हमने बात कर ली है। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 20 मिनट के आसपास की हो गई है। तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वीडियो को लंबा खींचना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप भी सोने लगे और वीडियो बोरिंग हो जाए। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको आज समझाया। और अगर समझ नहीं भी आता तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिए। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे फेसबुक के लिंक को क्लिक कीजिए, और वहां पर फेसबुक पर आप कोई भी डाउट है मैसेज कीजिए, हमें फोटो क्लिक करके भेजिए, हम उसका रिप्लाई फटाफट करने की कोशिश करेंगे। और साथ में कमेंट बॉक्स में तो आप अपने डाउट्स पूछ ही सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में क्या होता है कि हम अपनी डाउट सिर्फ लिख सकते हैं, पिक्चर के जरिए नहीं भेज सकते। इसीलिए मैं फेसबुक का लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, आप उस पर जाके हमसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।